सभी प्यारे व्यूवर्स का आप सभी का स्वागत है झलक सोशो स्पिरिचुअल लीगल चैनल पर। फ्रेंड्स, बहुत ही दुखी मन से यह वीडियो बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड के ऊपर, और वहाँ के ऑनरेबल सीएम साहब को मैं काइंड अटेंशन ये सीख करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैंने पहले भी उत्तराखंड पे एक वीडियो बनाई थी कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम नहीं आता। दोस्तों, यह जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि 2013 की जो आपदा हुई उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत डेटा है। और अभी 7 फरवरी को जो फिर से आपदा हुई, तो ये कब तक रहेगा? मैं यहाँ पर कई क्वेश्चंस रेज करने वाली हूँ और काइंड अटेंशन सीख करती हूँ ऑनरेबल सीएम का, और पॉलिसी मेकर्स के लिए मैं कई क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करने वाली हूँ। और सो कॉल्ड जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए भी एक यह प्रश्न है। यहाँ पर इस तरह की जो बार बार आपदाएं होती हैं, ये उत्तराखंड के इंटेलेक्चुअल फोरम पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और बहुत सघन प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने वाली हूँ, कुछ COP22 पर भी होंगी, सभी तरह बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज में नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो भी चर्चा होगी। तो आइए पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उत्तराखंड का। उत्तराखंड का एरिया जो है 56,486 स्क्वायर किलोमीटर्स, 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 40 वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट्स, जनसंख्या करीब 1,86 लाख, और लिटरेसी के क्षेत्र में केरला और दिल्ली के बाद 3rd नंबर पर उत्तराखंड, एवरेज 86% करीब लिटरेसी रेट। तो दोस्तों, यह है स्थिति। और 5 जो हैं एरोड्रम्स, मैंने 2012 में जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वुमेन साइंटिस्ट थी, तब मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था अल्मोड़ा में जाकर के, हिमालयन इंस्टीट्यूट में। और उस समय मैंने कहा था कि जैसी स्थिति उत्तराखंड की है, क्योंकि यह माउंटेन्स से घिरा हुआ स्टेट है, तो इसका डेवलपमेंट जो है इको फ्रेंडली वे में ही होना चाहिए, और हर हालत में 3 एरोड्रम्स से ज्यादा यहाँ पे एरोड्रम नहीं होने चाहिए, हवाई अड्डे नहीं होने चाहिए। और भी उस बहुत सारी डिटेल थी उसमें, रिसर्च पेपर में मैंने बहुत डिटेल स्केलिंग करी थी, और ये कहा था कि किस तरह से इसका जो है हम एज ए टूरिस्ट, अगर डेस्टिनेशन के लिए भी हम करते हैं, चाहे इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, जैसा कि उत्तराखंड जो है हमारा छोटा 4 धाम कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तहे दिल से एक इंडिविजुअल, एक उत्तराखंड को बिलोंग करने वाली, वहां की बहू, और साथ साथ जो है एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, बहुत ही दुखी दिल से मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 800 से ऊपर यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, जानी मानी यूनिवर्सिटी। हिमालयन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन हिमालयन स्टडीज जो कि अल्मोड़ा में है, वह इंस्टीट्यूट। FRI देहरादून में है। आर्मी ट्रेनिंग जो है वह भी देहरादून में। IAS का ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में, IIT रुड़की, और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जियोफिजिक्स, NIH, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, एक से एक इंस्टीट्यूट, और हर इंस्टीट्यूट में ही जो है लाखों नहीं तो हजारों, और ओवरऑल अगर उत्तराखंड में देखें तो लाखों प्रोजेक्ट जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, चाहे जियोफिजिक्स पर है, चाहे अर्थ साइंसेस पे हैं, चाहे एनवायरमेंट पे हैं, चाहे फॉरेस्ट्री पे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे हैं, इस तरह की फील्ड्स के ऊपर। दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी होती है, एक मुझे पढ़ने को मिला, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी मैं रेफरेंसेस भी आपको डालने वाली हूँ। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि जी ये आपदा जो हुई
उसका रीजन जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ वह क्लाइमेट चेंज है। वाह क्या बात है, ये तो बड़ी नई बात बता दी हमारे एक्सपर्ट्स ने, कमाल की बात बता दी। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं बताया? कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी डैम टूट जाता है, कभी जो है ग्लेशियर बर्स्ट हो गया। तो दोस्तों ग्लेशियर और COP22 में यह डाला भी गया कि हिमालयन रीजन पर जो है विशेष जो है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ना हो और वो देखा जाएगा। COP22 कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हु आर द पार्टीज? दोज कंट्रीज जो कि UNFCCC के मेंबर्स हैं, पार्टीज हैं। उनकी जो 2016 में जो कि 22nd थी, जो कि इसीलिए कहा जाता है, कॉमन नाम दे दिया COP22। क्लाइमेट चेंज पर उसमें बहुत सारे जो है सीरियस इश्यूज उठाए गए। हिमालयन रीजन में ये कोई नई बात नहीं है कि ग्लेशियर वहां पे डिप्लीट हो रहे हैं, ये तो 60s से हो रहे हैं। इंटरनेशनल आप उठा करके देखिए, लिटरेचर उठा करके देखिए, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं 60s से इस बात को हल्ला मचा रही हैं कि हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स जो है वो जो एस की शेप, देयर इज अ पर्टिकुलर टिपिकल शेप भी मेंशन्ड है लिटरेचर में कि एस की शेप बनाते हुए ग्लेशियर्स जो हैं डिप्लीट हो रहे हैं। 60s, आज हम कहां हैं? 2020, ऑलमोस्ट 60 years have gone। तो मैं अपने वीडियोस में पहले भी मैंने डाला डेटा डिगिंग, मेरा डेटा डिगिंग बहुत स्ट्रांग होता है, इससे आपको पता भी लगेगा इस वीडियो से। यह मैं जगाना चाहती हूं, उत्तराखंड की सरकार एंड पॉलिसी मेकर्स को जगाना चाहती हूं इस वीडियो के माध्यम से। और सो कॉल्ड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने ढेरों इंस्टीट्यूट जहां की जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ और उनके लिए 3 पावर प्लांट्स एक साथ, किस खुशी में? कितनी डिमांड है वहां पे, कितनी जरूरत है आपको पावर की? क्या आप अपनी स्टेट को समझते हैं? पहले उसका पैराफर्नेलिया तो समझिए। यह माउंटेन सब तरफ से घिरी हुई एक जो है स्टेट है और छोटी सी स्टेट है, 56,000 ओनली स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना होता है? और आपको इसको डेवलप करना है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उसके लिए आपको इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने की जरूरत है? मेरी आज की वीडियो का जो हेडिंग है वह उत्तराखंड का विनाश, देवों का प्रकोप, देवों का कोप या प्रकृति का प्रकोप। हमें यह समझना होगा। पिछली बार भी 2013 में भी जब ऐसा हुआ था, तब केदारनाथ जी में जो हुआ, और उसकी कितनी वीडियोस यहां पे मैं क्लिपिंग्स थोड़ा सा दूंगी ताकि लोगों को यादें ताजा हो जाएं। इतना डिटेल नहीं दे पाऊंगी मैं। 2013 में जब ये हुआ था तो उससे अब तक 7 साल हो गए। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, फॉरेस्ट्री, जियोफिजिक्स एंड व्हाट नॉट, कौन सी ब्रांच ऐसी है, मेटलर्जी, अर्थ साइंसेस, कौन सी ब्रांच ऐसी है कि जिस पर रिसर्च नहीं हो रही है? और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स एक छोटी सी स्टेट में, और कोई यह नहीं बता पाया पॉलिसी मेकर्स को कि कैसे डेवलप किया जाए इस स्टेट को, क्या रोड मैप इसका होना चाहिए? क्या स्टेट के सर्वाओं को सिर्फ इसी पे डिपेंड करना होगा कि सेंटर से इतने जो है मनी रिलीज हो गया तो हमको पावर प्लांट बनाना है, हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है? पहले आप EIA इज व्हाट? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। मैं इसको कहा करती हूं अर्ली इंपैक्ट असेसमेंट। आप पहले करिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आप वहां ला रहे हैं तो उसका असेसमेंट आपकी स्टेट की स्थिति पर, उसकी जड़ों पर, फाउंडेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी स्टेट कोई रेतीली स्टेट नहीं है, कोई राजस्थान नहीं है, या और यूपी नहीं है जहां पे कि आपको इतना ज्यादा जो है लैंड एरिया मिल रहा है। माउंटेन्स हैं, प्लांट्स हैं,
यहां पर एक क्लिपिंग देने जा रही हूं जो कि देवकी देवी जी का ललन टॉप में जो है इंटरव्यू भी उन्होंने लिया। और देवकी देवी जी ने बताया कि यह जो गांव है चमोली के पास में, यह जो रैनी गांव जो है, तो वहां रैनी देवी जी का मंदिर था। जब यह कंपनी शुरू हुई, जब पावर पॉइंट प्लांट बनने शुरू हुए, तो उन्होंने उस मंदिर को हटाया। और यही बात पहले 2013 की घटना में भी था कि वहां से धारी देवी जी जो वहां की स्थान देवी थी, उनको वहां से हटाया गया उस मंदिर को। तो उसके बाद वह घटना घटी। अब की बार जो है वहां कहा गया कि रैनी जो माता थी उनकी जो मंदिर था उसको हटाया गया, पहले रोड साइड में लगाया गया, फिर वहां से भी उसको हटाया गया। तो लोकल महिलाओं का यही कहना है कि जो है ये तो होना ही था। कंपनियों ने जो इतना अत्याचार किया, माता का जो है उसको सम्मान नहीं उन्होंने रखा, तो उसका ये तो भुगतान होना ही था। लेकिन दोस्तों, कंपनियों का क्या, उनका तो कुछ करोड़ों लाखों का हुआ, डैम टूट गया, डैम फिर से बन जाएगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक, कॉमन मैन, जो जनसाधारण का नुकसान हुआ, उसका भुगतान कौन करेगा? उनका नुकसान क्यों हुआ, सवाल यहां ये आता है। अब क्या आप ये कह देंगे दिस इज एक्ट ऑफ गॉड? क्या यहां पे ये लागू होगा कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड? कभी आप कह देंगे कि क्लाउड बर्स्ट है, कभी आप कह देंगे ग्लेशियर बर्स्ट है, कभी आप कह देंगे कि डैम टूट गया, कभी आप कह देंगे कि वहां की जमीन धंस गई। क्या ये एक्सक्यूजेस हैं? क्या ये जवाबदेही है पॉलिसी मेकर्स की? सो कॉल्ड इतने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज और कैंपस और सो कॉल्ड आईआईटी और ना जाने क्या क्या इंस्टीट्यूट्स क्या स्टडी करते हैं? आज तक वो उत्तराखंड सरकार को कुछ गाइडलाइंस नहीं दे पाए, कुछ बता नहीं पाए। अरे भाई, मैं तो एक छोटी सी रिसर्चर थी, रिसर्च साइंटिस्ट थी, तब भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में कहा, अपने जो रिसर्च पेपर में मैंने उस टाइम लिखा 2012 में, कि उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है, माउंटेन बेस्ड स्टेट है, माउंटेन्स फाउंडेशन नहीं हिलनी चाहिए। जितना ज्यादा आप पेड़ काटेंगे वहां पे, जितने ज्यादा आप अपने वहां पे बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे, जितना ज्यादा आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन करेंगे, जितने ज्यादा एरोड्रम्स बनाएंगे आप, उतना ज्यादा माउंटेन हिलेगा, और जितना माउंटेन हिलेगा उतना जो है डैमेज होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड नामो निशान खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए स्टेट? आपको सोचना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। एक मेरी जो विनम्र स्वभाव से वंदना है, और मेरा थोड़ा सा रोष भी है, क्योंकि बडिंग साइंटिस्ट की तो कोई बात सुनता ही नहीं है ना, तो फिर करते क्यों हैं? ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आप उठा के देख लीजिए डेटा पिछले 10 सालों का, आप 7 साल का ही देख लीजिए, 2013 से देख लीजिए, 2010 से 2020 तक का देख लीजिए, 10 साल का देख लीजिए। ढेरों कॉन्फ्रेंसेस हुई होंगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मोटी मोटी जो है प्रोसीडिंग्स बनी होंगी, पेपर छपे होंगे, डेटा छपा होगा, ना जाने क्या क्या। तो क्या हुआ उस डेटा का? किसने उसका अध्ययन किया? किसने देखा? किसने उस पर ध्यान लगाया? किसने सोचा? सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई, ये तो स्टेट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। माउंटेन्स ही सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो रिसोर्सेज है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वो सबसे बड़ा एसेट है। तो आप इस स्टेट को उसी हिसाब से क्यों नहीं डेवलप करते? आप दूसरी स्टेट्स के साथ कंपटीशन क्यों करना चाहते हैं? आप इसको इंडस्ट्रियल हब क्यों बनाना चाहते हैं? आप इसको एक नेचुरल स्टेट की तरह ही डेवलप क्यों नहीं करना चाहते? और ये हुआ कि भाई COP22 में जो स्पेशल रेफरेंस दिया गया है उत्तराखंड का और हिमालयाज को लेकर के, तो उसका क्या हुआ? 2016 से 2021 आ गया। सिर्फ रेफरेंस दे देना और सो कॉल्ड जो स्टेट लेवल का आपदा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, क्लाइमेट चेंज सेंटर है, वो क्या कर रहे हैं? 7 तारीख को घटना घटती है तो एक्सपर्ट्स दे देते हैं, बस बोल देते हैं कि जी ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है,
ये तो ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से है, और ग्लेशियर बर्स्ट इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। कमाल की बात है, बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 10th क्लास के 9th और 10th क्लास के बच्चे से बात कर लीजिए, वो ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। दुनिया भर के ढेरों जो हैं बच्चे जो हैं वो चार्ट्स बनाते हैं, 6th-7th क्लास से ही चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में, और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इतना ही बस। ये तो बहुत ही दुखद है। और हमेशा मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स और एक्सपर्ट्स एक ही जैसे हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, वो हमेशा बाद में बोलते हैं, पहले कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, प्रेडिक्शंस उनकी बाद में आती है। ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी एक्सपर्ट कमेंट्स जो है बाद में देते हैं जब घटना घटित हो जाती है। जब 2013 में इतनी बड़ी आपदा हो गई, घटना घटित हो गई, तो उसके बाद क्या, और 2018 में भी जब नदी का इतना वहां पे पानी भरा केदारनाथ मंदिर जी के सामने, तब भी तो क्या हुआ? क्या जिम्मेदारी नहीं है हमारे एक्सपर्ट्स की? वो जो कॉन्फ्रेंस अल्मोड़ा में हुई थी, मैं यहां मेंशन कर दूं, डॉक्टर पलनी के अंडरगत हुई थी, और बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी उस समय में आए थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर पलनी लेफ्ट दैट प्लेस और वो दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए हैं। नए नए डिपार्टमेंट्स बना देना, नए नए इंस्टीट्यूशंस बना देना, नए नए कोरम्स बना देना, फोरम्स बना देना, कॉन्फ्रेंसेस हो जाना, ऑनलाइन वेबिनार्स हो जाना, कॉन्फ्रेंसेस हो जाना, आर दे गिविंग सम रिजल्ट? बात आती है कि बार बार वह समस्या क्यों हो रही है, क्यों उठ रही है? क्या जरूरत है उत्तराखंड जैसी छोटी सी स्टेट को 3-3 पावर प्लांट बनाने की? क्या जरूरत है कि ढेरों मल्टी स्टोरीज जो हैं होटल्स बनाने की, एंड एयर कंडीशंस एंड दिस एंड दैट? अरे भाई, उत्तराखंड तो अपने आप में एयर कंडीशन स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, वहां पर क्या जरूरत पड़ी है आपको? कितने एरोड्रम्स आप बनाएंगे? यू हैव गॉट ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट्स ऑल। तो ये सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, बहुत गहन अध्ययन करना होगा। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो संज्ञान ले, जो हमारे प्रेजेंट सीएम साहब हैं, वो संज्ञान ले और पूछें कि जो इतना डेटा इकट्ठा हुआ है, रिसर्चर्स ने डाला है, वो क्या डाला है, और उसके आधार पे जो है आगे की पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया देवकी जी ने कि उस समय चिपको आंदोलन की तरह ही वहां पर एक आंदोलन हुआ था 1970s में, जब जो है वहां पे जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल आए और उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो है पेड़ काटे जाएंगे, तो जो जेंट्स थे वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं, हमको पकड़ लेंगे, ये होगा, तो हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। तो महिलाएं आगे आई और महिलाओं ने कहा कि हम पेड़ों के साथ चिपक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, हम पेड़ नहीं कटेंगे, हमारी गर्दन पहले कटेगी फिर पेड़ कटेगा। तो ये जो देवकी जी हैं, उस समय की महिला है। वो कहती है मैं 18 साल की उम्र में वहां शादी होकर के आई थी उस समय में, और जो कि वहां की गौरा देवी जी कही जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने प्ले उस समय में जो है रोल प्ले किया। तो उन्होंने उनके बारे में भी ललन टॉप पे बहुत डिटेल में उन्होंने इंटरव्यू लिया है, बहुत कुछ बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें कि बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो मंदिर है, वैसे तो लिटरेचर में हम कहते नहीं थकते, 4 धाम 4 धाम 4 धाम, छोटा 4 धाम। और जब वहां के स्थान देवताओं के साथ अन्याय होता है तो क्या जिम्मेदारी नहीं है कि जो हमारी गवर्निंग सरकार हो उसको इस पे संज्ञान लेना चाहिए? क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो भी डेवलपमेंट होना हो उनको ऐसे स्थानों को, पवित्र स्थानों को, स्थान देवताओं के स्थान को, जो कि न जाने कब से मान्यताएं हैं, लोकल लोगों की उन पर विश्वास है, मान्यताएं हैं, वही उनके लिए दवा और दुआ का काम करते हैं, तो उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। देवताओं को, क्षेत्र देवताओं को, इस पर भी एक सीरियस संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। इसे सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ समझ करके आप ना कहें। अल्टीमेटली बड़े से बड़े लोग भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं,
जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में और रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, तो बेटर अच्छा होगा कि किसी भी ऐसे स्थान को मूव करने से पहले कम से कम 3 बार तो विचार किया ही जाना चाहिए। और ऐसे स्थानों को डेवलपमेंटल पॉलिसीज से हटा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली डेवलपमेंट तो आप उसके आसपास ही डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, ऐसे स्थानों के आसपास आप डेवलपमेंट कीजिए, आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट कीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इट इज वे बैक 1990 की बात है, व्हेन आई वाज इन JNU एज ए स्टूडेंट, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो मैं जिम कॉर्बेट पार्क इंटरनेशनल साइंटिस्ट को लेकर के मैं गई थी, मुझे मेरे गाइड थे, उन्होंने भेजा था। तो यूके से थे, US से थे जो साइंटिस्ट थे, कुछ श्रीलंका के थे, तो मैं एज ए ग्रुप लीडर उनको लेकर के वहां गई थी जिम कॉर्बेट पार्क में। तो जब हम जा रहे थे, आपको सरप्राइज होगा ये बात सुन करके कि जब हम जा रहे थे बस में, तो एक पेड़ के नीचे छोटा सा एक दिया जल रहा था, वहां पर छोटी सी एक मोमटी बनी हुई थी और वहां पे एक दिया जल रहा था। तो उस दिए को देख करके जो यूके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस समय के जो हेड थे, क्रिस वॉकर, तो उन्होंने कहा, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रीड, उनको कहा, रीड लुक देयर इज अ श्राइन। तो दोस्तों, हमको समझने की जरूरत है। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे फॉरेन में लोग कहाँ मानते हैं भगवान को, फॉरेन में लोग एस्ट्रोलॉजी में कहाँ विश्वास करते हैं। लोग अक्सर मुझे कहा करते हैं कि अरे मैडम फॉरेन में कहाँ करते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि वहां की एस्ट्रोलॉजी कितनी उत्तम है और वो कितना क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं। क्या वो श्राइन को नहीं मानते? मानते हैं। श्राइन तो इंग्लिश शब्द है ना, श्राइन का क्या मतलब है? तो ये समझना होगा हमें। यहाँ ये बात बताने का मेरा यही था कि हमें इन छोटी चीजों पे, जिनको कि छोटी कह दिया जाता है, छोटी नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज हो, उन पे जो है इन चीजों को नजर में रखना चाहिए। और यहां पे मैं यही है कि जो COP22 की बात करते हैं, अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और उसके बाद में जो कि मोरक्को में हुई थी उस समय में, उसमें जो है UNFCCC। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस CCC, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे हमको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी, अगर हम क्लाइमेट चेंज शब्द का यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें बहुत सीरियस संज्ञान लेना होगा। और स्पेशली जो हिमालयन रीजन में जो एस शेप में ग्लेशियर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है, उस पर भी एक बहुत सीरियस संज्ञान लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बस मैं ये इतना ही कहते हुए यह कहूंगी, वीडियो समाप्त करूंगी कि हम ये एक्सक्यूजेस न करें कि कभी क्लाउड बस्ट हो गया, कभी ओवर रेन हो गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी जो है एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कभी जो है कोई पिलर गिर गया, कभी कुछ हो गया, या वहां की मिट्टी धंस गई, या ग्लेशियर बस्ट हो गया, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो गया। हमको इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके अपनी अज्ञानता को प्रकट नहीं करना चाहिए। हमको संज्ञान लेना चाहिए, सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। स्पेशली मैं बहुत दुखी मन से कह रही हूं, मैं अब साइंटिफिक कैरियर में नहीं हूं, हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं सो कॉल्ड, और इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखें कि IIT रुड़की, IIT है ना, और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, हिमालयन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय, ऑल दीज, इनको भी जो है सरकार को चाहिए कि इनको भी टाइट करें, हॉर्न अप करें उनको, कि एक सीरियस रिसर्च करें और सीरियस समय समय पर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको दूसरी वीडियो का भी लिंक यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।